जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th उत्सर्जन का भाग 2 आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग उत्सर्जन के बारे में कुछ छोटे छोटे टॉपिक जाने थे कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए था और नॉलेज के लिए। कल वह नॉलेज के लिए पढ़ाया गया था कि उत्सर्जन के बारे में क्या क्या पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, तो कल आप लोग अच्छे से उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम जानेंगे उसका पूरा डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, जो आप लोग को मैट्रिक में लिखने में सहूलियत होगी और आप लोग इसके बढ़िया से बढ़िया आप लोग परफॉर्मेंस कर सकें। तो ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उत्सर्जन का डिफिनेशन। कल नॉलेज वाला चीज़ था वो भी लिखना जरूरी है, पहले उसको लिखिएगा तब इसको लिखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के। उत्सर्जी उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, उससे उत्सर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी कहते हैं। विषाक्त मतलब खराब चीज है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? उत्सर्जी कहते हैं। अब आते हैं उत्सर्जन। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। निष्कासन यानी खराब पदार्थ को बाहर निकालना, उसी को कहते हैं निष्कासन, उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का उत्सर्जन मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। यह इसका मनुष्य का 3 भाग एकदम इम्पोर्टेंट है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। कल उसका हम फिगर भी बना के समझा दिए थे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं तो बारीकी बारीकी सबका डिफिनेशन जानेंगे। मूत्रवाहिनी के क्या है? प्रत्येक वृक्क, वृक्क का मतलब किडनी, प्रत्येक किडनी के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो किडनी से बाहर निकलता है जो थोड़ा मोटा होता है, इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी या मूत्रानी श्रोणी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है जो थोड़ा मोटा होता है, उसे मोटे भाग को मूत्रवाहिनी कहते हैं। देखिए कल हम आप लोग का चित्र बनाए थे ना, ऐसे चित्र बनाए थे ना, यह मोटे वाले भाग को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे मूत्राशय। तो याद रखिएगा, प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है, एक थैली की समान रचना है। फिर समझिए, प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय से खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है। कल आपको बताया था ऐसे बताया गया था। यही ना आप लोग का ब्लडर है, जिसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं जो मूत्रमार्ग का, जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती है तथा मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली होती है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग। है नली था यहाँ पर, नली, तो इसी को ना कहते हैं, नली को ही मूत्रमार्ग कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट में आप लोग को वृक्क यानी किडनी की आंतरिक संरचना। कल किडनी के बारे में बता दिए थे कि किडनी की बीमारी भी बता दिए थे। चलिए तो किडनी के बारे में समझिए। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक, प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक है, यानी जितना है सब संयोजी उत्तक है तथा अरेखिक पेशियों से बना है। कैसे बना है? अरेखिक पेशी से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। पतले कैप्सूल से ढका होता है। कैप्सूल का नाम बताए थे, बोमेन कैप्सूल, बताए थे ना, बोमेन कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग तथा एक भीतरी अंत भाग होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क शंकु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कृत्रिम वृक्क। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। किडनी को होता है, 2 होता है ना, एक बाएं एक दाएं। ठीक है, आते हैं अब प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति से सटे, ये देह भित्ति है, याद रखिएगा, द है, देह भित्ति से सटे हुए केसेरु दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। केसेरु दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है और ये आपको मोटाई कितना होता है? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्या होता है? तो आप लोग का कृत्रिम वृक्क होता है। क्या होता है? कृत्रिम वृक्क होता है। कल इसकी संख्या भी बता दिए थे, यही सब संख्या था। नेफ्रॉन की संख्या कितना है सर? 10 लाख होती है। क्या होती है? 10 लाख। कल हमने बताया थे कि शरीर के जितना भी तमाम बॉडी वगैरह
टोटल चीज मतलब मिला हुए चीज को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। वह 10 लाख नेफ्रॉन की उत्पादन करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है वृक्क के कार्य। ठीक है, आप लोग के इस वीडियो में पूरे समाप्त कर दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर और टॉपिक के साथ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे दोस्तों। टॉपिक करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो वृक्क के कार्य देखिएगा। वृक्क के 3 कार्य होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, है ना, ट्यूबुलर श्रवण होता है। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे बारीकी बारीकी से कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। तो कल हमने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, कि अपने क्या करता है, रक्त को छान लेता है। रक्त को क्या करता है, छान लेता है, और बाकी पदार्थ को, है ना, वोमेन्स में भेज देता है। तो देखिएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनियां जिसका व्यास अपवाह धमनियों से अधिक होता है। रक्त के साथ यूरिया अम्ल, जल, ग्लूकोज, यूरिया, लवण, प्रोटीन इत्यादि होते हैं। यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, लवण ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है ना, और लवण प्रोटीन होता है। यह सब आप लोग का क्या चीज में आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। ठीक है, अब आते हैं ट्यूबुलर श्रवण। अब यहाँ पर लिखा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक नलिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिका उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है, तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उसे छोड़ देता है। यानी कि चुट्टा का देखो क्या करता है, जिसको मतलब कि मतलब जिस पदार्थ से मतलब रहेगा उसी को रखेगा, बाकी पदार्थ से मतलब नहीं रहेगा, छोड़ देगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ, देखिए क्या, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक नली से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिका से अन्य पदार्थों को शोषित कर लेता है। यानी कुछ पदार्थ को शोषित कर लेता है जिनकी आवश्यकता होती है, और जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती उसे छोड़ देता है। कहता है भाग जाओ इसमें, है ना, ट्यूबुलर श्रवण में। तब कहा ट्यूबुलर श्रवण के देखिए, कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है, फिर फिल्ट्रेट होता है। इस फिल्ट्रेट से को ब्लडर मूत्र कहते हैं। कल लिखवाए थे ब्लडर मूत्र के बारे में, फिगर में बताए थे। ब्लडर मूत्र कहते हैं, यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय से जमा होता है। मूत्राशय में क्या होता है, जमा होता है, एवं समय समय पर मूत्र के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी समय समय पर पेशाबों को बाहर निकाल लिया जाता है। अब कल हमने आपको बताया गया था मूत्र के बारे में, मूत्र की बनावट, है ना। तो देखिए मूत्र की बनावट, मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन आया था कि मूत्र में क्या विद्यमान रहता है, तो याद रखिएगा जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड NaCl क्लियर विद्यमान रहता। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, तो लेवे करता है सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, रात के खाना, तो 80 से 100 ग्राम हो ही गया। तो 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होगी। यानी जल 96%, ठोस 4%, कल बताए थे। आज ठोस को 4% को 2 भाग में तोड़ दिए थे, यूरिया 2%, अन्य 2% होता है। अब आते हैं हीमोडायलिसिस। देखिए अगर किडनी खराब हो जाता है, तो किडनी के माध्यम से, हीमोडायलिसिस के माध्यम से ही जांच की जाती है। देखिए कभी कभी विशेष परिस्थितियों में मधुमेह, सामान्य रूप से अधिक बीपी या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य बंद कर देता है। इसे जांचने के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग होता है। यानी कि कभी कभी, यानी कि अगर मधुमेह मतलब कि डायबिटीज अगर ज्यादा हो जाता है तो बीपी भी हाई हो जाएगा, कम होगा तब पर भी बीपी हाई हो जाएगा। तो अगर इसे जांचने के लिए क्या डायलिसिस मशीन का उपयोग करते हैं। अब आते हैं पौधे या पादप में उत्सर्जन। यानी लिखा हुआ है पौधे अपने ठोस अपशिष्टों या उत्सर्जित पदार्थों को पत्तियों या छाल में संचित करते हैं, तथा कुछ उत्सर्जित पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है। इसे पादप में उत्सर्जन कहते हैं। अब यानी कि पादप में उत्सर्जन, यानी कि उसमें देखिए पौधे में ठोस अपशिष्ट होता है, उत्सर्जित पदार्थ को पत्तियों में छाल से संचित करता है, और कुछ उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका रिक्तिकाओं में होता है, जिसे पादप में उत्सर्जन कहते हैं। अब जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, जैसे पादप में क्या होता है सर, पौधे में क्या तो लेटेक्स होता है। कनैल का फूल तोड़िएगा, दूधवा निकलता है, दूध को ही, उजल वाले दूध को ही हम लोग क्या कहते हैं, उजले वाले दूध को ही क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स। कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूध या तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। कटहल का भी आप उसमें से दूध निकलेगा, उसका भी नाम लेटेक्स है। यानी जिस पौधे से अगर
दूध जैसा निकले उसको, दूध का नाम क्या है? लेटेक्स है। ये ना कि सुधा आराज नहीं कह देना सब, है ना। पेड़ से निकलने वाले दूध को लेटेक्स कहते हैं। यहाँ पर खत्म। एक कंपनी भी आप लोग बैठा सकते, इसका नाम दे सकते हो लेटेक्स मिल्क, ठीक है, क्लियर। बाकी वो पेड़ पौधों में होता है दूध का मात्रा। तो ठीक है, आप दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब हम लोग देखते हैं अति लघु तरीय, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए दोस्तों, देखते हैं अति लघु तरीय का फर्स्ट नंबर सवाल। लिखा है कार्बनिक अणु के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो वो CO2 है। नेक्स्ट, अमीनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ को क्या लिखे? यूरिया हो गया आप लोग को। यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन होता है? तो अमोनिया होता है, ठीक है, कल बताए थे अमोनिया ज्यादा विषैला होता है। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ में शरीर की सतह से किस विधि के बाहर निकलता है? तो प्लाज्मा के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है, किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर, मूत्रमार्ग क्या है? तो उत्सर्जी अंग है। मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य का नाम बताइए। तो 2 महत्वपूर्ण के रक्त की छानना और दूषित पदार्थों को उत्सर्जित करना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर होगा क्या? वृक्क से संबंधित उत्सर्जन में भाग लेने वाले अन्य रचनाओं के नाम बताइए। तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। 8वां नंबर, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 10 लाख होती है। कितना होती है? 10 लाख होती है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 लाख। 10वां नंबर, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, पत्तियों के रंध्रों से। पत्तियों के रंध्रों से। जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कौन करती है? तो याद रखिएगा, जल संतुलन। 12 नंबर आ गया कि आप लोग को जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन की जिस क्रिया द्वारा होता है वह क्रिया का क्या नाम है? तो आप लोग का 12 नंबर कैंसर हो गया दोस्तों, उत्सर्जन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या? मानव शरीर में, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो 96% होती है। वृक्क से क्षतिग्रस्त हो जाने वाले उसका कार्य जिस अति विकसित मनुष्य से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आप लोग को, है ना, 14 नंबर का डायलिसिस होता है। पौधों में के उत्सर्जन पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित होता है? तो 15 नंबर का बात रंध्रों द्वारा। 16 कैंसर पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों द्वारा होता है? तो पुराने जाइलम के द्वारा। बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो विभिन्न उपअपचयी क्रियाओं के द्वारा। तो यहाँ तक आपका लघु अति लघु तरीके खत्म हो गए दोस्तों। लघु देखते हैं, आप लोग का बीच में इधर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लघु तरीके में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है उत्सर्जन की परिभाषा दे, उत्सर्जन की परिभाषा का टॉपिक हो गया। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो मानव मूत्र की प्रतिशत मात्रा भी लिखवा दिया गया है इसी टॉपिक में, देख सकते हो। हनी जस्ट अभी लिखवा है ना, तभी ना इसको हटाए हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का भी लिखवा दिए हैं। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य बताइए। वृक्क के महत्वपूर्ण 3 कार्य था, 3 कार्य बता दिए हैं। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो वात रंध्रों के द्वारा। दीर्घोत्तरीय में जितना भी सर क्वेश्चन आप लोग का है ऑल टॉपिक है। अब इसका हम लोग VVI देखते हैं, अति का VVI। क्या देखते हैं? अति लघु का VVI, अति लघु का VVI देखिएगा, अति लघु का VVI, ठीक है। जो आप लोग को याद करना है मैट्रिकों में, ठीक है। तो आप लोग का है 1 नंबर है, 7 नंबर है, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 9 के बाद से 13, 15 और 17 नंबर है। आप लोग का यही आपको VVI है, यही नंबर आपको इसमें से याद करना है। 1 5 7, 1 5 7, ठीक है, 1 5 7 9 9 13, 13 के बाद से 15 और 17 नंबर याद करना है। और लघु का टोटल, लघु का आप लोग का टोटल है, लघु का टोटल है 1 2 3 4 5, लघु का 5 याद करना है, ठीक है। दीर्घ में VVI नहीं है, दीर्घ में क्या है? VVI नहीं है। हाँ, ऑल टॉपिक याद कीजिएगा, ठीक है। ऑल टॉपिक आप लोग को याद करना है ना, याद रखें, ठीक है। आप लोग को जस्ट आप लोग को इधर क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग का लेसन 4 खत्म हो गया, बहुत छोटा सा चैप्टर था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को डेली क्लास चलता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, बहुत शेयर कम कर रहे हो। और बहुत सारा भी आप लोग कॉपी भी अभी मेंटेनेंस नहीं की हो, ना फिजिक्स की हो, ना केमिस्ट्री की हो, ना बायो की हो, ना इतिहास की हो,
और ना इतिहास के साथ आप लोग भूगोल के साथ मैथ भी अभी तक बहुत पीछे हो। तो याद रखिएगा, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ बराबरी रखिए और अपने मम्मी पापा को प्लीज़ धोखा ना दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जय हिंद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।